अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हम लोग कमर्शियल लॉ जो है वो स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमें ये कुछ टेबल ऑफ कंटेंट हैं जो हमने पढ़ना है। चैप्टर 2 जो है वो बनिस्बत बाकी चैप्टर्स के हिसाब से थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास आती है मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, के बेसिकली मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती क्या है। ठीक है। अच्छा, मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको बताऊंगा। उससे पहले जो है हम यहाँ चलते हैं। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर बेसिकली जो है वो चार बातें मौजूद हैं। पहले नीचे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एन एग्रीमेंट। ठीक है। अब एग्रीमेंट यहाँ है, तो पहले समझते हैं कि एग्रीमेंट क्या है। ठीक है जी। एग्रीमेंट या प्रॉमिस किसको कहा जाता है? एक इंडिविजुअल ने कोई चीज़ ऑफर की। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स सेज के ही वांट टू सेल हिज मोबाइल, अपना मोबाइल बेचना चाहते हैं, ऑफर करी उन्होंने। मिस्टर वाई ने एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मैं ख़रीदना चाहता हूँ। जब दोनों ने इस बात को एग्री कर लिया कि मैं बेचना चाहता हूँ और मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो क्या बन गया? ये प्रॉमिस बन गया। ठीक है जी। अब प्रॉमिस बन गया। अब हमारे पास एक लाइन जो है यहाँ मिसिंग है, वो हम यहाँ से ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ प्रपोजल। प्रॉमिस की बात हुई थी, ये आ गया अ प्रपोजल बाय वन। वही वाली कहानी है। पर्सन एक्सेप्ट फ्रॉम द अदर बिकम्स द प्रोमिसी एंड द promise of a set of promises is forming a consideration. The word consideration was missing, ये यहाँ मौजूद है। ठीक है। जब प्रॉमिस कब होगा? जब ऑफर हो प्लस उसकी एक्सेप्टेंस हो जाए, तो क्या बन जाएगा आपका? ये प्रॉमिस। चलें जी भाई, प्रॉमिस तो हो गया। अब प्रॉमिस के बाद उसका एग्रीमेंट बनने के लिए क्या ज़रूरी है? कि प्रॉमिस भी हो प्लस कंसिडरेशन भी शामिल हो। भाई अब ये कंसिडरेशन क्या होती है? कंसिडरेशन होती है किसी चीज़ को लेने के लिए कुछ देना जो है वो क्या है? ज़रूरी है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे जो है वो कह रहा हूँ कि मुझे मोबाइल लेना है आपसे, तो वो फॉर फ्री नहीं हो सकता, मुफ्त में नहीं हो सकता, मुझे कुछ ना कुछ पे करना है। और लॉ में कंसिडरेशन ऑलवेज शुड बी मनी, पैसा ही जो है वो क्या हो? आपकी कंसिडरेशन हो। बार्टर सिस्टम यहाँ यूज़ नहीं होता है। बार्टर सिस्टम आप जानते हैं, 1 किलो चीनी के बदले 1 किलो आटा। ठीक है। एक चेयर के बदले जो है वो 1 किलो चावल। ये वाला सिस्टम यहाँ पर यूज़ नहीं होता है। क्या यूज़ होता है? पेपर मनी, पैसे जो है, दौलत जो है वो यहाँ पर यूज़ की जाती है लेन देन के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, एग्रीमेंट हो गया। अब एग्रीमेंट के बाद आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा एग्रीमेंट प्लस, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है। आपका जो है कैसे बनेगा? एग्रीमेंट आप एग्रीमेंट में प्लस कर देंगे किसको? इन्फोर्सिबिलिटी को। ठीक है जी। अब ज़रा समझेंगे, यहाँ पर मौजूद है ये रहा। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? जब आपके सामने क्या हो? इन्फोर्सिबल बाय लॉ। अब कौन सी चीज़ें इन्फोर्सिबल बाय लॉ हैं? जो चीज़ें वैलिड हैं, जो चीज़ें सही हैं, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ कहलाती हैं। जिसे कानून ने इजाज़त दी है, कानून उसी को ही जो है ना वो इम्प्लीमेंट करने की जो है वो करेगा। कानून ने मना किया है कि आप गन परचेज़ नहीं कर सकते। ठीक है। और आप केस लेके जा रहे हैं कि मैंने गन परचेज़ की और इसने मुझे पैसे ले लिए, गन नहीं दी, तो कानून क्या आपके साथ देगा? नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कानून ने मना किया है ड्रग्स की परचेजिंग नहीं होगी, किसी भी नशा आवर अद्वियात या नशा आवर चीज़ों की परचेजिंग और सेलिंग नहीं की जाएगी। आप कोर्ट में केस लेके जा रहे हैं, मैंने मिस्टर एक्स से जो है ना वो 10 किलो ड्रग्स वगैरह या 10 किलो जो है वो नशा आवर कोई अद्वियात जो है वो ख़रीदी थी, लेकिन उसने पैसे ले लिए, सामान नहीं दिया मुझे। क्या कोर्ट लॉ इसको जो है वो अलाउ करेगा? नहीं करेगा इसको अलाउ। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ठीक है जी। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। डेफिनेशन भी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर हमारे पास जो है वो तफसीलन मौजूद है।
आगे भी इसके बारे में बहुत सी डिटेल्स मौजूद है कि कौन सा चीज़ जो है वो एग्रीमेंट है और कौन सी चीज़ जो है वो वैलिड है और कौन सी चीज़ जो है वो वैलिड नहीं है। पहले ज़रा हमें इस मौजू को समझने की ज़रूरत है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले एग्रीमेंट है। ये देखें यहाँ पर एग्रीमेंट बना, आपने प्रपोजल दिया और एक्सेप्ट कर लिया, एग्रीमेंट बन गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्लियर है? इस बात को याद कर लें, मेंशन कर लें। और यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट पेज पर ये बात यहाँ लिखी हुई है। ठीक है जी, क्या लिखा हुआ है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये बात अच्छे से याद कर लें कि हर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका क्या रहता है? एग्रीमेंट रहता है। और हर एग्रीमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बने। क्लियर है? अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर जो है वो कुछ एग्जांपल्स आती हैं। हमें वो एग्जांपल स्किप करनी है, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। किसी का दिल चाहे तो वैसे ही पढ़ ले, कोई इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है जी। अब हमने ऊपर कहा था कि वैलिड हो, कानून इजाज़त दे, तो क्या यहाँ कानून इजाज़त देता है? हमें इसके बारे में क्या करना है? स्टडी करना है किस चीज़ को कानून इजाज़त देता है और किस चीज़ को इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, देखो कानून बहुत सी चीज़ों को इजाज़त देता है, हम यहाँ पढ़ेंगे किसको इजाज़त नहीं देता है। क्लियर है? तो सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़नी है वो ये है कि इसकी डेफिनेशन बनती है किससे? इन 5 चीज़ों से। जहाँ ये 5 चीज़ें हो जाएं तो इसका मतलब क्या है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये 5 चीज़ें बिल्कुल लॉफुल हों तो इसका मतलब क्या है? आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अच्छा, यहाँ कुछ सेक्शन लिखे हैं, ऊपर भी आए थे, तो ये तमाम सेक्शंस को आपने चू भी नहीं करना है, ना देखना है, ना पढ़ना है, ना याद करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको इनको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपके ना पेपर में आते हैं, ना आपसे इनके बारे में पूछगछ होती है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इनकी आपको ज़रूरत सिरे से ही नहीं है। तो इस पर बिल्कुल फिक्रमंद नहीं होइएगा कि भाई सेक्शन इतने सारे हैं, ये याद करने हैं। कुछ याद नहीं करना है सेक्शन में। अच्छा जी, डेफिनेशन वही, ऑल एग्रीमेंट जो है वो फ्री कंसर्न से बने। ठीक है, किससे बने? पहले पॉइंट आ गया फ्री कंसर्न, कॉम्पिटेंसी, एक्सप्रेसली डिक्लेयर, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। हर वो चीज़ जो इन 5 चीज़ों से मिलकर बने वो क्या कहलाता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहूँ या सही कॉन्ट्रैक्ट कहूँ, एक ही बात है। वैलिड का मतलब ही यही है कि मुनासिब, सही होना। क्लियर है? अब अच्छा, मैंने खैर पहले भी कहा है कि अगर कोई सवाल आए, कोई परेशानी हो, नीचे व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आपके पास मुझे व्हाट्सएप भी करके पूछ सकते हैं। सेकेंडली, नीचे जो मैसेज बॉक्स है इसमें आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं यहाँ रिप्लाई कर दूँगा। यहाँ ना भी कर सका अगर, तो आप मुझे नंबर पे मैसेज कर दें तो मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास हमें इनके बारे में ज़रा तफसीलन पढ़ना है कि ये होता आखिर क्या है। ठीक है जी। अच्छा जी, नंबर 1 हमारे पास आता है फ्री कंसर्न। फ्री कंसर्न को अगर हम सबसे पहले तो समझें कि होता क्या है। फ्री कंसर्न आपके पास बेसिकली है कि आप जो हैं वो आज़ाद हैं अपने फ़ैसले को करने के लिए, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा आपको, कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा। अगर इन्फ्लुएंस करेगा तो क्या रहेंगे? ये 5 पॉइंट से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ठीक है जी, मैं वो 5 पॉइंट जो है यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। एक है कोरिजन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। ठीक है, मिस्टेक के बाद ये लास्ट एंड फिफ्थ है फ्रॉड। ठीक है, ये 5 जो हैं वो क्या है? आपके पास रीजंस हैं जिस वजह से आपको क्या किया जाता है, आपके कंसर्न को या आपकी ख्वाहिश को इफ़ेक्ट किया जाता है। चले ज़रा इन 5 के बारे में जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आपके पास आता है कोर्शन। कोर्शन बेसिकली जो है आपके पास क्या है?
किसी की धमकी, ठीक है। कोरिजन इज थ्रेटन बाय समवन। अच्छा, मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ, पेज 48, ठीक है। इसी चैप्टर के पेज नंबर 48 में इसकी मौजूद है तफसील, भरपूर तफसील मौजूद है। वहाँ मैं इसको फिर नहीं पढ़ाऊँगा। आप चाहें तो अभी जो बातें लिखने जा रहे हैं वो पेज नंबर 48 पर ही लिख लें, ठीक है। तो उसको मैं वहाँ स्किप कर दूंगा, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर इसको बता चुका हूँ। क्लियर है? थोड़ा सा गाइड दे दूंगा वहाँ पर भी, लेकिन बता दूंगा वहाँ पर कि यहीं आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए, तो आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी बचेगा। अच्छा जी, क्वेश्चन जो है बेसिकली क्या है, द कमिटमेंट और थ्रेटन टू कमिट। देखें, किसी को धमकी देना, किसी को डराना, किसी को मारना, किसी को जो है वो किसी के प्यारे को जो है वो किडनैप कर लेना, ये सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं, आपके क्वेश्चन कहलाते हैं। जिसमें क्या होता है कि आपने क्या करा, कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे वो जो इंडिविजुअल है वो खौफज़दा हो गया। ऐसे खौफज़दा हो जाने को क्या कहा जाता है, आपके उसमें कोहेंशन कहा जाता है। आई होप कि ये आपका क्लियर होगा। बेसिकली आसान अल्फाजों में लिखना चाहे तो थ्रेटन लिख लें, किसी को धमकाना या किसी को फोर्स करना, ज़बरदस्ती करना जो है वो आपका क्या कहलाता है, कोएर्शन कहलाता है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाए। पॉइंट नंबर 2 आपके पास क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, ठीक है जी। कैसी एग्जांपल है कि आपके इमोशंस को क्या किया गया, इन्फ्लुएंस किया गया, ठीक है। क्या ऑप्शन है, आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस किया गया किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। कैसे आपके इमोशंस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके जो अम्मी हैं वो कहें कि भाई ये खाला की लड़की है, इससे शादी कर लो वरना तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इमोशनल जो है क्या कर दिया, आपको फंसा दिया। आपने क्या किया भाई, मजबूरन है, अम्मी नाराज़ हो जाएंगी। इमोशनली आपने क्या कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, आप फिर सवाल आया कि लेन देन तो है नहीं, लेन देन तो है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि उनकी जो ऑर्डर है एक तरह से, ठीक है, कि ये काम कर लिया जाए। अब भले उसके लिए वो कहें कि भाई ये काम कर लो, मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें दे दूँगी, इनाम दे दूँगी, पैसे दे दूँगी, या कुछ और भी जो है वो देना चाहें इस पर, लेकिन ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बगैर जो है वो आपके कंसिड्रेशन के ही एक्सेप्ट हो जाए। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 क्या था, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कि आपको इमोशनल कर कर एक पार्टी ने क्या किया, आपको किसी कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया, आपने उस वक्त तो एक्सेप्ट कर लिया, फिर बाद में ख्याल आया यार ये तो मुझसे हो गई गलती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप पार्ट बन चुके हैं ज़रूरी नहीं है कि आप अब उसे पूरा करें। क्यों? क्योंकि आपको इमोशनली क्या किया गया था, उसके अंदर परसुएट कर लिया गया था, मना लिया गया था। इमोशनली जो है आपका कंसर्न फ्री नहीं था, आप इंडिपेंडेंटली जज नहीं कर रहे थे। ऐसे जज ना करने को वाइडेबल कहते हैं। वाइडेबल का मतलब होता है आपकी जब मर्जी हो आप कह दें कि ये कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, मैं इसको स्किप करता हूँ। लेकिन अगर आपको भी खाला की जो लड़की है वो पसंद है तो आप बोलेंगे हाँ हम भी शादी कर रहे हैं, हम भी खुश, भाई शौक से कर लें, दोनों खुश। जब तो ज़रूरी नहीं कि कैंसिल ही कर दिया जाए, लेकिन आपके हाथ में है कि आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, इस एग्रीमेंट को तोड़ भी सकते हैं, बिकॉज इट्स एन अनड्यू इन्फ्लुएंस, आप पर जो है वो ज़बरदस्ती की गई। आई होप यहाँ तक ये बिल्कुल क्लियर होगा। अच्छा जी, फ्रॉड, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है फ्रॉड। फ्रॉड के बारे में अब मैं आपको क्या तफसील दूँ, आप लोग इसके बारे में शायद मुझसे ज़्यादा अच्छा ही जानते हो। बेसिकली फ़्रॉड में हमारे पास जो है नेक्स्ट पेज पर जो आपका जब पेज नंबर 48 पे जाएंगे तो उसमें यकीनन कुछ पॉइंट्स वगैरह मौजूद होंगे। यहाँ पर मैं बेसिक फ़्रॉड की जो है वो एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फ़्रॉड बेसिकली क्या होता है कि आपसे गलत तरीके से कुछ पैसे ले लिए जाएँ या आपको किसी एग्रीमेंट में शामिल करा दिया जाए
फॉर एग्जांपल आपको सब्ज बाग दिखाकर आईसीएमए में डाल दिया गया, सीए में डाल दिया गया, भाई बहुत फ़ायदा है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, इन द लास्ट जो है पता चला पेपर ही नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, फ्रॉड इस तरह से भी होते हैं। लेकिन बहरहाल इसे मैं बेसिक फ्रॉड तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल अ काइंड ऑफ। ठीक है जी। सो अब आपके पास जो है नेक्स्ट हेडिंग मौजूद है फ्रॉड के बाद, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन में बेसिकली बताऊँ तो ये आईसीएमए वाली जो कहानी या सीए वाली जो कहानी या एसीसीए वाली जो कहानी है वो थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर रहती है, जिसमें आपको भाई दिखाया जाता है सब्ज़ बाग और कहा जाता है बहुत अच्छा है। फॉर एग्जांपल आपको फर्नीचर जो है वो सेल आउट किया जा रहा है, और जब आप वो फर्नीचर परचेज़ करते हैं तो जो है उसमें जब बैठते हैं तो वो फर्नीचर ही टूट जाता है। बताया गया भाई बेहतरीन फर्नीचर है, ऐसा फर्नीचर आपने देखा नहीं होगा, इससे बेहतर तो आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन इन द लास्ट वो पहले ही टर्म में टूट जाता है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी दिखाई गई, उसकी अच्छाइयाँ दिखाई गई, लेकिन इन द लास्ट वो भी तबाह हो गया। ठीक है। अच्छा, लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या बताता है, मिस्टेक। मिस्टेक गलती है, किसी से भी हो सकती है, इंसान है, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि इंसान है भाई। अब वो मिस्टेक को एग्री कर लेना जो है वो आपका क्या कहलाता है, इसमें आसान है कि देखें गलती किससे होगी, दोनों पार्टी से होगी। एक पार्टी से हुई तो आपका फ्रॉड कहलाएगा या मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगी। जब दोनों पार्टी से गलती हुई, ना आपको पैसे पता ना मुझे पैसे पता, तो दोनों सिचुएशन में क्या हुआ, मामला एक तरफ आ गया। इसको एक तरफ आना जो है वो क्या कहलाता है, आपका मिस्टेक कहलाता है, कि दोनों पार्टीज़ को इसेंशियली उस बारे में इल्म मौजूद नहीं था कि वो क्या कर पाते, एग्री कर पाते। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहलाता है, इसे मिस्टेक कहलाते हैं। आई होप कि ये आपने पेज नंबर 48 पे लिख लिया होगा। वहाँ मैं थोड़ा सा इसके बारे में ज़रूर बता दूंगा, लेकिन इतनी तफसील नहीं बताऊंगा। कि अब मैं अगर यहाँ थोड़ा सा बता देता तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनी रहती, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ क्या कर दिया, वाइंड अप कर दिया है। फिर हमारे पास मौजूद है कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। वो लोग जो कॉम्पिटेंट हैं, इजाज़त है उनको कि वो क्या कर सकें, कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, तीन लोग हैं जिनको इजाज़त है कि वो क्या कर सकें, कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तीन लोग वो हैं जिनको इजाज़त नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की। अच्छा भाई, पहले ज़रा पढ़ते हैं कि वो लोग कौन हैं जिनको इजाज़त है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके पास, एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ एज इज़ मेजोरिटी। पहली तो आ गई एज, विच इज़ द लॉ ऑफ अ सब्जेक्ट हु इज़ साउंड माइंड, दिमागी तौर पर क्या हो, बिल्कुल सही हो, और इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड, इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड। अब ये तीनों बातें क्या होती हैं, ज़रा मैं आपको बता दूँ। देखिए, एज और मैच्योरिटी दो हैं। एज ऑफ मैच्योरिटी इंसान के फैसला करने की उम्र क्या है, 18 साल। लेकिन इंसान को कोई इनहेरिटेड अमाउंट यानी अबाउ अजदाद की कोई दौलत देने की जो उम्र है, यानी उसे जो उसकी वसीयत में कोई दौलत मिली है अपने अब्बा से या दादा से या परदादा से, उसको देने की उम्र है 21 साल। मेजोरिटी कब है, 21 साल में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ एज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है 18 साल। अगर इंडिविजुअल 18 साल का है तो ये बात समझा जाता है कि क्या है वो, क्या है वो, आपका इंडिविजुअल जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसकी एज जो है वो मुनासिब है। तो उससे किया हुआ फैसला, अगर उसने कहा है कि मैं ये काम करूँगा, तो इट्स मीन उसे ये काम करना है। ठीक है, तो ही इज़ कॉम्पिटेंट टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए अगर वो कॉम्पिटेंट है तो उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट उससे बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन एज जो है वो माइनर है, नीचे लिखा हुआ है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी में क्या आएगा, माइनर। माइनर जो है वो क्या कहलाएगा आपका, वो इंडिविजुअल जो अभी छोटा है, एज में जो छोटा है, ऐसा माइनर जो है वो आपके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बन सकता। आप 10 साल के किसी इंडिविजुअल से ये वादा नहीं ले सकते कि तुमने ये काम करना है, ही कांट परफॉर्म। और अगर परफॉर्म कर भी सकता है तो उसने अगर नहीं किया तो आप उस पर कोई केस फाइल नहीं कर सकते। आपकी गलती है, क्यों आपने जो है उससे ये कॉन्ट्रैक्ट किया। क्लियर है।
हमारे सर जो है ना वो एक मिसाल देते थे कि एक बच्चा जो है ना वो दुकान में जाता था, चाचा से बोलता था चाचा ये मेरा सामान रख लो और जो है ना मुझे इसके बदले जो है ना वो 1,000 रुपये दे दो। चाचा रख लेते थे, 1,000 दे देते थे कि भाई जब मैं आऊँगा तो मैं आपको जो है वो पैसे रिटर्न कर दूंगा। वो जो है ना सारे मोहल्ले को लेकर आ जाता था, इन्होंने मेरा सामान रख लिया। चाचा ने बोला कि भाई इसने तो मुझसे पैसे लिए हैं कि मैं जब आऊँगा तो मैं ये आपको दे दूँगा। एक दफ़ा हो गया, चलो उन्होंने वापस, 2 दफ़ा हो गया, तीसरी दफ़ा वो लेगा कोर्ट कि भाई चलो अब कोर्ट ही फैसला करेगी कि तुमने सही कर रहे हो या नहीं। कोर्ट ने उसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ जो है, जो चचा थे जिनके पास सामान रखवाया था, उन्हीं के ख़िलाफ़ जो है वो फैसला सुना दिया कि तुमने क्यों इससे कॉन्ट्रैक्ट किया। क्लियर है कि तुमने इससे कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया, तुम तो मेजर थे, तुम्हारे पास तो दिमाग था, ये तो माइनर है, ये तो छोटा है, इससे तुमने क्यों कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये एग्जाम्पल है इसकी आपके पास। फिर आपके पास आ जाती है इसके बाद साउंड माइंड। देखिए साउंड माइंड की अपोजिट जो है वो, एक तो भाई दिमागी तौर पे ठीक, ये यहाँ लिखा हुआ है आपके पास 3 किस्म के पागलपन। इडियोसी, मुकम्मल तौर पे पागल। क्या चीज़? मुकम्मल तौर पे पागल, ठीक है, इडियट कह लें इसे। ये वो शख्स है जो दिमागी तौर से बिल्कुल जा चुका है, ठीक है जी। ऐसे शख्स से कॉन्ट्रैक्ट करना इलीगल है। जिसका दिमाग ही नहीं चल रहा उससे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरा आपके पास आता है लूनेटिक होगा, लूनेंसी या लूनेटिक। ये क्या है बेसिकली आपके पास, ये वो शख्स है जिससे कभी कभी दौरे पड़ता है। जब उसको दिमागी दौरा पड़ा हुआ है और वो अपनी बेवकूफ़ाना हालत में है, उस वक्त किया गया कॉन्ट्रैक्ट गलत है। लेकिन अगर वो होश में आ गया है, उसका वो दौरा ख़त्म हो गया है और वो वापस होश में आ गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ड्रंक पर्सन, नशे में जो अगर कोई शख्स है, जब तक उसका नशा ना उतर जाए तब तक उसे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तब तक वो क्या कहलाएगा, अनसाउंड माइंड कहलाएगा। क्लियर है। अच्छा, फिर डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। ऐसा शख्स जिसको कानून ने कहा हो कि ये डिस्क्वालीफाइड है, डिस्क्वालीफाइड कि ये सही शख्स नहीं है। अगर कानून ने कहा है कि ये सही नहीं है तो इट्स मीन कि आप उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उस पर केस हुआ, उसके ऊपर जो है वो जुर्म साबित हो गया। एक तो जुर्म अलग होता है, ठीक है, और आपका कह लो एक मुजरिम अलग है, ठीक है। जब तक जुर्म साबित ना हो जाए तब तक जो है उसको अक्यूज़ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, उस पर कोई सज़ा नहीं हो सकती। तो जब उस पर जो है वो केस फाइल हो जाए, उस पर साबित हो जाए, तब उसके बाद उससे कॉन्ट्रैक्ट करना जो है वो क्या कहलाएगा, इल्लीगल कहलाएगा। आप उस शख्स से, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ पर्सन से किसी भी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है। अच्छा जी। अच्छा, इसमें डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ में जो है, अभी जब आगे चलेंगे तो इसकी तफसील मौजूद है, तो उस तफसील में आपको मैं एक पॉइंट और बताऊंगा इसका। कुछ एनिमीज़ होती हैं जिनके बारे में भी जो है डिस्कशन की जाएगी। अच्छा जी, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक्स जो हैं वो इतने मुश्किल ना लगें, ठीक है जी।